नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पुरी में हर्षोल्लास का माहौल। राष्ट्रपति यात्रा में होंगी शामिल। अहमदाबाद को मिलेगी आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। अमित शाह अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का करेंगे दौरा। प्रातः मंगला आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कोलगांव में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलाबारी में 2 जवान भी शहीद। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों के साथ शुरू हुई थी मुठभेड़। बारिश ने राहत के साथ ही बढ़ाई मुसीबत। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। वहीं झारखंड के देवघर में इमारत ढही। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण के मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज पहला मुकाबला गंवाने वाली भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई और हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करने के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा जताई। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया। उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा कर वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। और इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और उससे सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। और आइए अब डालते हैं एक नजर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के इतिहास पर। तो द्वितीय तिथि से शुरू होती है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य हम आपसे कर रहे हैं साझा। दशमी तिथि को ये जो रथ यात्रा है इसकी समाप्ति होती है। आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ता है तमाम श्रद्धालुओं का। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जो हैं वो रथ की सवारी पर निकलते हैं। बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। और देखिए, नगर भ्रमण के लिए ये यात्रा तब से निकाली जाती है और इसकी तैयारी जो है आप समझिए कि अक्षय तृतीया के दिन से ही इस पूरी भव्य यात्रा की तैयारी शुरू होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं, यानी कि उस रूप में, उस स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का जो ये मंदिर है वो 800 साल पुराना है और उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की मानी गई है, यानी कि उस समय से लेकर अब तक निर्विघ्न
इस उत्सव का आयोजन होता है। ओडिशा के गजपति राजाओं के शासन के दौरान ये माना गया है। ये त्योहार और महत्वपूर्ण हुआ। रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार की जाती है। यानी जो रथ है ये लकड़ी से तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। इस रथ की तैयारी या बनाने की तैयारी भी बहुत पहले शुरू होती है और इस साल यात्रा 7 जुलाई को द्वितीय तिथि के आगमन पर प्रातः 4:26 पर शुरू की गई, यानी कि सुबह। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इस साल 2 दिवसीय यात्रा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो 53 सालों के बाद 2 दिन की रथ यात्रा होने जा रही है। ये भी दुर्लभ संयोग माना गया है। इससे पहले 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था, तो 53 सालों बाद ये संयोग बना है। और इस साल आषाढ़ मास में, जैसे कि हमने आपको बताया, कि द्वितीय तिथि से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। और अब बात अमरनाथ यात्रा की, जिस पर जाने वाले भोले बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर है। 8 दिन में 1,59,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आज अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा को लेकर तीर्थयात्री काफ़ी उत्साहित नजर आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा किए गए तमाम इंतजामों को लेकर तीर्थयात्री काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने सभी सुविधाओं के लिए सरकार का धन्यवाद भी दिया। इंदौर से आए हैं, पहलगाम जाएंगे। पहलगाम से हम लोग हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम लोग वहाँ से अचानक आना हुआ। एक बार बाबा का बुलावा है तो हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत सुविधा है, आर्मी को लेकर, लंगर को लेकर, मतलब कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। बहुत मतलब पानी से लेके खाने का सब खुद ध्यान रखते हैं, आगे रह के बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ खाइए, कुछ परेशानी नहीं है। हैदराबाद से आए, इधर अमरनाथ देखने के लिए आए, शिवलिंग को। अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आ रहा हूँ और इधर मैं बहुत उत्साह से देखना चाहता हूँ। मैं घर में श्रीशैलम दूसरे जगह गया पर ये मेरे लिए नंबर 1 है। बहुत अच्छा है, मैं ये सोचा भी नहीं कि इतना लागून ऐसा पूरे रहते। अच्छा इंतज़ाम करे इधर गवर्नमेंट, उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इतना अच्छा काम कर रहे, तो अच्छा है, ये सिस्टमेटिक लाइन में जा रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ सुविधा पूरा सीआरपीएफ वाले और जो भी
खाना पीना और मतलब अपना पूरा सुविधा अच्छा है, सुलभ भी अच्छा से रखा हुआ है। अच्छा मेंटेनेंस भी अच्छा है और ये पूरे गाड़ी निकल रहे हैं पूरे यहाँ से, सुबह 8 बजे से निकलते हैं। तो हमारा तो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, हम बहुत दूर से आए हैं तेलंगाना से। बहुत अच्छा सुविधा तो यहाँ पे है, फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो जेपी नड्डा ने जम्मू के रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। वे अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा विद्यार्थी भवन का भी। बसपा प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिली। साथ ही के आर्मस्ट्रॉन्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी थे। के आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए पेरम्बूर के कॉरपोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया और इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर दुख जताया। इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को भी घेरा। 5 जुलाई को पेरम्बूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी थी। जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया। मामले के सभी एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। लगातार तीसरी बार दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के उत्साह के साथ बीजेपी की आज प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के नेता भाग ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर भीषण गोलाबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। कुलगाम के मुदरगाम और फ्रिसल चिन्नीगाम इलाकों में चल रही इस मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन शब्बीर डार के आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के खत्म होने में सभी और समय लग सकता है। वहीं राजौरी में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चिनार कोर कमांडर, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सभी रैंक के अधिकारियों ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी। इन दोनों ने ही 6 जुलाई को कुलगाम में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। सूरत में शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटनास्थल से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस उपायुक्त राजेश परमार ने बताया कि घटनास्थल से एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया और खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है।
ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। झारखंड के देवघर में पुरानी इमारत ढह गई। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 8-10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ी घटना घटी, जिसके बाद से एनडीआरएफ की एक टीम हमेशा देवघर में तैनात रहती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का ऑपरेशन का जो काम था वो जल्द शुरू हो गया और लोगों को तेजी से सुरक्षित निकालने का काम जारी है। श्रावणी मेला में जो हादसा हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद से एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है। तो उसी का ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं दक्षिण की बात करें तो तटीय कर्नाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 8 से 10 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा राज्य के 9 जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा के पूर्वानुमान को लेकर जिला अधिकारियों का हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश उन्हें दिया। मौसम विभाग ने आज अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही लोगों से संभावित आपदाओं के चलते सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 24 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 58 हो गई। हालांकि शनिवार को प्रभावित लोगों की कुल संख्या में कमी आई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। आईएमडी ने 8 से 11 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया। साथ ही ब्रह्मपुत्र और 10 अन्य नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से बात की और असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने पौधारोपण से पहले पौधे के साथ अपनी माताजी की मार्मिक तस्वीरें साझा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जम्मू में अपनी माताजी के पवित्र हाथों से स्पर्श किए गए पौधे का पौधारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ने संयुक्त रूप से जोरावर टैंक विकसित किया है। डीआरडीओ ने इस टैंक को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी तैनाती का मुकाबला किया जा सके। अपने हल्के वजन और विशेष क्षमताओं के साथ वह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर कामत के अनुसार सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. So the user trials, usually we have to go through summer trials, then winter trials. There will also be a high altitude trials. So in my estimation, it will take about a year to 1.5 years to complete the full cycle of trials. And then the process of acquisition. So I would say that by 27 is when this first tank should get inducted. एलएलटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि संयुक्त विकास मॉडल ने बड़ी सफलता हासिल की और इतने कम समय में इसे विकसित किया गया है।
It is a great day for L&T today. Within a period of 2 years, we have brought the tank to a level where it can be taken for internal trials and very soon for user trials. It has been a big effort, a joint effort between DRDO and L&T, and I think it's a great achievement by both these teams. Nowhere in the world has a new product been deployed in such a short time. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने हैदराबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ द्वारा आयोजित उद्योग संवाद में भाग लिया। इस मौके पर सुमिता डावरा ने कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश और श्रम सुधार भविष्य के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में 8 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ के गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन और श्रम कल्याण को बढ़ावा देने में उद्योग की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया गया। नवेली पुस्तक मेले का 23वां संस्करण जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पुस्तक मेला तमिलनाडु के नवेली ब्लॉक 11 स्थित पुस्तक मेला मैदान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में पुस्तक प्रेमियों के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस मेले में पुस्तक लॉन्च, साहित्यिक समारोह, लेखक प्रकाशक सम्मान और दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। नवेली पुस्तक मेला 5 से 14 जुलाई तक चलेगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने 13 रन से अपने नाम किया। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन का स्कोर किया। जीत के लिए मिले 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.5 ओवर में 102 रन बनाकर सिमट गई और इस तरह जिम्बाब्वे ने 5 मैच की सीरीज में फिलहाल 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक तीसरे दौर में हार कर बाहर हुई। श्वांतेक को यूलिया पुतिनस्तेवा ने हराने में सफलता पाई। यूलिया ने 3-6, 6-1, 6-2 के मुकाबले को अपने नाम कर चौथे दौर में जगह बनाई। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना राबिकाना ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बनाई। राबिकाना ने डेनमार्क की कैरोलिन वेजनयाकी के खिलाफ केवल 1 सेट गंवाते हुए मुकाबले को 6-0, 6-1 से अपने नाम किया। पुरुष एकल में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन के खिलाफ 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। इंग्लैंड ने यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों ने 1-1 की बराबरी कर ली थी और पहले हाफ में गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने गोल कर 1-0 की बढ़त ली। हालांकि 80वें मिनट में साका ने गोल कर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने मैनुअल अकांगजी के शॉट को रोककर टीम को जीत दिलाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स ने तुर्की को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तुर्की ने 35वें मिनट में गोल कर मुकाबले में बढ़त बना ली थी, जो कि पहले हाफ का खेल खत्म होने तक बराबर रही। दूसरे हाफ में डच टीम ने आक्रामक शुरुआत की। नीदरलैंड्स ने 70वें और 76वें मिनट में गोल कर मुकाबले को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स का सामना इंग्लैंड से होगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।